हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है जो और हम ज्योग्राफी को देखेंगे। और इस सेशन का मेरा जो है पहला लेक्चर है, यानी कि फर्स्ट क्लास हमारी सेशन में। तो हम ज्योग्राफी से अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, जो हमारा ये आपका चैप्टर है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और हमारी बोर्ड परीक्षाओं में से एक आध क्वेश्चन बनना बड़ा स्वाभाविक है। यानी कि इस चैप्टर से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो ऑप्शन में बने, चाहे शॉर्ट में बने, या किसी तरह बने, कैसा ही बने, लेकिन इसमें एक बनना बड़ा लाजमी। ठीक है, तो चैप्टर की आप गंभीरता को समझें और बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर है। तो हम आपके सामने देख रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास। तो हम रिसोर्सेज की बात करें। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कोई चीज आपका रिसोर्स है कि नहीं है, या हाउ टू क्रिएट रिसोर्सेज, या किसको कहेंगे ये रिसोर्सेज हैं, डेवलप कैसे होते हैं। और इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ोगे तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग पढ़ोगे। हम या बेसिकली ज्योग्राफी है तो आपका फिजिकल जो आपके चीजें हैं उनको हम अपने रिसोर्सेज, यानी कि किसी चीज को हम अपने उपयोग के लिए कैसे बना सकते हैं, भाई वही तो रिसोर्स है। एग्जाम्पल सोचिए, आपके लिए कोई आपका प्लास्टिक मिला, ये मान लीजिए आपने इसको डेवलप किया, मेकिंग किया, चेंज किया और आपने इसको पेन बना दिया, तो ये रिसोर्सेज हो गया। आपने इसे पेन किया, यूज किया, आपने आपने इसका लिए हेड बना दिया, कैप बना दिया, इसके बटन्स बना दिए, मेरा फ्रेम बना दिया चश्मे का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए किसी चीज को कैसे बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको इसमें देखना होगा और इसकी बात करनी होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको रिसोर्स और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम किसको डेवलपमेंट कहते हैं, किसको रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर है? देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त की जाती है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में जो जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं, वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, कोई वस्तु है और उसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो आर्थिक रूप से संभाव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। यानी कि हमारे पास इतनी होनी चाहिए और इतनी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए जिससे हम टेक्निकल उस यानी कि फिजिबल, इकोनॉमी का फिजिबल है और आपका जो है कल्चरल रूप में भी एक्सेप्टेबल हो जाए, तो हम उससे रिसोर्स देते हैं, यानी कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जो मान्य है। क्लियर है? इकोनॉमिकल और कल्चरल एक्सेप्टेबल है, इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हम क्या कहेंगे उसे? आपका संसाधन। और ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण में जो वस्तु उपलब्ध है उन पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज का, और यानी कि अगर आप रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की बात करो तो ये थ्री आपका डायमेंशनल है, त्रिविमीय है। अब त्रिविमीय कैसे है इसको मैं समझाऊंगा तो अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप चलिए पहले समझा देता हूं। देखिए, कोई आपका भौतिक वस्तु है, मान लीजिए आपका आयरन ही है, लोहा है, इस तरह से लिखते हैं ना आयरन को, Fe शॉर्टकट में। आपका लोहा है, अगर हम इस लोहे को, हमें एक मान लीजिए लोहे का कोई एक इस तरह से राउंड या कोई मेटल में कुछ चीज हमको मिल गया, अगर हम इस लोहे को एक किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं भेजेंगे, कहा नहीं भेजेंगे, इंस्टीट्यूशन के पास, कोई संस्था होगी, कोई फैक्ट्री होगी, कोई आपकी इंडस्ट्री होगी, हमें वहां उसके पास भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसके पास भेजना पड़ेगा। और उसी इंस्टीट्यूशन में क्या होगी, कोई आपके तकनीकी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, जो मशीन होगी, और ह्यूमन के लिए फिर क्या करेगी, उसको आपका संसाधन में वो आपका क्रिएट कर देगी, संसाधन बना देगी। यानी कि किसी भी वस्तु को रिसोर्सेज बनाने के लिए उसको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। पहले वो फिजिकल कुछ हो, फिर किसी संस्था यानी किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री में उसको भेजा जाएगा, उसके उस पर जो टेक्नोलॉजी है उस पर प्रोसेस करेगी, तो प्राकृतिक प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से अंतर संबंध है।
क्लियर है? तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर आपका डिपेंडेंट है। ठीक, अब कह रहे हैं कि रूपांतरण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संस्थान के परस्पर क्रियात्मक संबंध है। कोई किसी का नेचर है, कोई टेक्निकल प्रोसीजर है, इंस्टीट्यूशन है, ये सब पर कैसे हैं, एक दूसरे से को रिलेटेड एक्टिविटीज। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं और आर्थिक विकास की जो गति है उसे तेज करने का भी संस्थाओं का काम है। यानी कि इकोनॉमिकल जो भी एक्टिविटी है, देखिए ह्यूमन जो आपका टेक्नोलॉजी है उसका नेचर है, नेचर के साथ वो काम करती है, क्रिया करती है। इकोनॉमिकल आपका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका इसमें चेंजेस हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज हमको देखनी है। क्या आपने अन्य बहुत से लोगों की तरह संस्थाओं को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संस्थाएं मानवीय क्रियाओं का परिमाण है। मानवीय संसाधन स्वयं महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, यानी कि आपका कैसे है, जैव और अजैव संसाधन। आप देखोगे भाई कोई बायोडिग्रेडेबल है, कोई डिग्रेडेबल नहीं है, उसके बाद नवीकरणीय है रिसोर्सेज या फिर अनवीकरणीय है, फिर उसके बाद हम लोग स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। चलिए इसको मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप जितना ये पढ़ा है सबसे पहले इसको एक बार देख लीजिए, कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए, फिर ये आपको सारे कॉपी करने होंगे। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है कुछ आपके संसाधन। क्या बहुत से लोग संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं? यानी कुछ रिसोर्सेज जो हमको दिए हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं कि नेचर का हमें गिफ्ट है। जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं ये क्या है, नेचर का गिफ्ट है। हमको लोहा मिला, तांबा मिला, कॉपर मिला, आयरन मिला, स्टील मिला, ये क्या है, नेचर के हमको गिफ्ट है। मानवीय संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ संसाधनों को परावर्तित करते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे संसाधन, सबसे पहले आपको देखना है रिसोर्सेज जो होते हैं दो प्रकार के कैसे होते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज, ध्यान दीजिए, सबसे पहले रिसोर्सेज होते हैं दो प्रकार के, जैव और अजैव। दूसरे होते हैं नवीकरणीय योग्य और तीसरे होते हैं अनवीकरणीय योग्य। एक होता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व में यानी कि किसी का व्यक्तिगत हो सकते हैं और सब लोगों का कम्युनिटी का आधार हो सकता है, किसी राष्ट्र के हो सकते हैं और इंटरनेशनल हो सकते हैं। ठीक है, और एक है विकास के स्तर पर आधार, यानी कि संभावी हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, भंडारण हो सकता है, संचित कोष हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप इनको देखोगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आप ये वाली सारणी को कॉपी करिए कि उत्पत्ति के आधार पर अगर कोई चीज होगी तो आप देखोगे ना ये डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। भाई जैव अजैव ढूंढोगे ना आप उनको। फिर आप देखोगे नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है, यानी कि जिनको हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इनको भी हम समझेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर कोई रिसोर्सेज मिला है वो किसी एक व्यक्ति का है या किसी कम्युनिटी का है या किसी कंट्री का है या फिर आपके इंटरनेशनल लेवल है। और हम लोग अगर हम विकास के स्तर पर देखेंगे, क्या उसको हम डेवलप कर सकते हैं, या डेवलप करके हम उसको रख सकते हैं, रिसोर्सेज कर सकते हैं, या फिर हम लोग आपका संचित निधि में रख सकते हैं। चलिए जल्दी कॉपी करें, 1 मिनट से कम का समय मैं आपको इसको कॉपी करने के लिए दूंगा। जल्दी कॉपी करिए फास्ट बच्चों, ताकि आपको पता लग जाए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और वो सब पूछता है। क्लियर है? और एक इसका फ्लो चार्ट जैसा भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा लास्ट के जो चैप्टर अंतिम होगा उसके आधार पर। अभी तो हम संसाधन को प्राकृतिक और आपका मानवीय के आधार पर हम इसके सिनॉप्सिस देखेंगे। देख लिया बच्चों?
चलिए, हो गया इतना, आगे बढ़ जाए। शाबाश। अब ये कॉपी करने वाली चीजें हैं तो करना पड़ेगा कि बिना इनके हमारा हल भी तो नहीं है। देखिए, सबसे कह रहे हैं रिसोर्सेज संसाधन कैसे होते हैं, तो इसमें टू टाइप बताया है। एक पता है प्राकृतिक, यानी कि आपका जो हमें नेचर ने दिए, भाई कोई चीज है हमको नेचर ने दिया है, कोयला है आपका, ये पेड़ पौधे, ये आपका नेचर ने दिया, हमने थोड़ी बनाए। एक है आपका मानवीय, जो इंसान ने बनाए हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, संसाधन दो प्रकार के हैं, नेचुरल और आपका मैन मेड। क्लियर हो गया। अब नेचुरल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। यानी कि अगर हम जिनका एक बार प्रयोग कर लेंगे उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। नवीकरणीय मतलब आप उनको एक बार प्रयोग में लाइए, फिर उनको दोबारा हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं। अनवीकरणीय का मतलब जिनको अगर आपने एक बार यूज कर लिया फिर उसको यूज करना थोड़ा सा आपका कठिन है। देखिए, अब इसमें भी दो प्रकार के हैं, एक है सतत कॉन्टिन्यूअस और एक है जैव। सतत में देखिए प्रवाह है, जैसे पवन और आपका जल है, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस रूप में बहते हैं। जैव में क्या हो गया, प्राकृतिक वन है और आपका वन्य जीव है। भाई अगर आप वन देखोगे, जैव ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है नहीं कि है नहीं कि है, बताइए, है नहीं ना, ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, इसलिए जैव। दूसरा है वन्य जीव। फिर उधर अगर आप देखोगे अनवीकरणीय योग्य में, यानी कि जिनको हम दोबारा पुनर्चक्रित कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। कुछ ऐसे जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अब देखिए, धातु है, हमको मेटल मिला, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। कोई धातु मिला, हम उससे कार बना सकते हैं, कार से छोटी कार, कील वगैरह चेंज हो सकते हैं। जो अचक्रीय है, जीवाश्म ईंधन, हमने एक बार पेट्रोल को यूज कर लिया, उससे कुछ नहीं हो सकता, धुआं बन के उड़ गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको हमको देखना है कि प्रकृति में दो प्रकार का है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में आपको देखें सतत और जैव है। सतत में देख लिया प्रवाह आपका जल जैसा, और जैव में देख लिया आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। दूसरे में हमें देख लिया पुनर्चक्रीय, जैसे धातु, अचक्रीय, जीवाश्म, इन सबको देख लिया। और दूसरा देखिए संरचनात्मक एवं संस्थाएं, और तीसरा देखें गुणात्मक एवं आपका मात्रा। दोनों को हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक, संसाधनों का विकास, ठीक है, संसाधनों का विकास, कि आप किसी चीज को डेवलप कैसे करते हैं, उसका रिसोर्सेस। एक बार चलिए, 1 मिनट का और समय है कम, इसको भी बनाइए, ये सिनॉप्सिस भी आप बना लीजिए, ताकि फिर आपको पता रहेगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं प्राकृतिक वन्य की, तो ये किसका है, जैव का पार्ट है, जैव में भी किसका है, और नवीकरणीय का। तो इस तरह से अगर आप ये सारे सिनॉप्सिस आपका बना लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए करिए। देख लिया, तो इसमें जो प्राकृतिक है और अप्राकृतिक है, दोनों को आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या है, मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए क्या है, अति आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राकृतिक संसाधन की देन है, परिमाण स्वरूप मानव का इनका अनाधुन उपयोग किया जा रहा है। मानव क्या कर रहा है, इनको अनाधुन प्रयोग कर रहा है, जिससे कि क्या है, निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास हो रहा है। संसाधन समाज में कुछ आपका लोगों को हाथ में आया है, जिनसे कि 2/3 संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। दो गुट में बन गया है, अमीर और गरीब में बंट गया है। संसाधनों के अनाधुन शोषण, आपका वैश्विक परिस्थितियों के संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन। अब लोगों ने पेड़ पौधों को, संसाधनों को अपने लालच के आधार पर जबरदस्ती काट दिया। अब काट दिया तो जो हम लोग अपनी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपका रिलीज कर रहे हैं, कौन सोखता था, हमारा पर्यावरण सोख लेता था उसको।
क्योंकि CO2 वो लोग ग्रहण करते हैं। अब उनके द्वारा ग्रहण करी गई और मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई के बीच आपका बैलेंस पहला बना हुआ था, अब बैलेंस नहीं, यानी कि हम उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं, पेड़ अवशोषण कम कर रहे हैं क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, ओजोन परत क्षरण हो रहा है। ओजोन परत क्षरण का मतलब जानते हो आप? हमारी समताप मंडल में एक परत होती है, इसमें सूर्य का जो प्रकाश है वो परावैक्तिक किरणों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो आपके सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आपका छन कर पहुंचती हैं, फिल्टर रूप छन कर पहुंचती हैं। तो क्या होता है, हमारे चेंजेस होते हैं, कुछ नजर आते हैं। ठीक है, और इसी से क्या होता है, ओजोन परत में क्या हो रहा है, डिफ्लेशन। अब इसमें छेद हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं तो ये वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, स्किन डिजीज संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वायरमेंट आपका पोल्यूशन हो रहा है, आप दिल्ली वगैरह में जाके देखिए। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि भूमि आपका निरंतर आपका बंजर बनती जा रही है, उत्पादकता कम हो रही है, पृथ्वी का ऊपर का जो आपका क्षरण है वो सारी चीजें इसी में हो रही हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इन्हीं पर आपका डिपेंडेंट है, इन्हीं पर एक दूसरे पर आधारित है। ठीक है, और कह रहे हैं कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायिक बंटवारा आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं समाज में आपका गुणवत्तापूर्ण और विश्व में शांति बनी रहे तो हमको रिसोर्सेज को समाज में आपका न्याय संगत बांटना होगा, यानी कि जस्टिबल उनका डिपेंडेंट आपका क्या हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि आप किसी को ज्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, किसी को दिया ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। रिसोर्सेज को समता मूलक वितरण की हमें आवश्यकता है। यदि कुछ ही व्यक्ति तथा देश द्वारा संसाधनों का ही वर्तमान दोहन जारी है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कह रहे जिस प्रकार हम लोग यूज कर रहे हैं इससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ है उसका जो है जो भविष्य है वो फ्यूचर है आपका खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह का जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, संसाधनों का उपयोग योजना बनाए रखने के लिए सतत अविस्तृत का आवश्यकता है कि पोषणीय एक आपका हिस्सा जो है आपका बना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यानी कि सतत पोषणीय, यानी कि हम अब एक शब्द आया है सतत पोषणीय। ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान की प्रक्रिया भविष्य में पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना करना, उन सारी चीजों की आवश्यकताओं की अवहेलना करना। ठीक, यानी कि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारा आपका उनका उपयोग उठा सके। ऐसा ना कर दें कि हम अपने पेड़ पौधों जानवरों को इतना मार दें कि हम बच्चों से कहें कि मंकी था लग जाए, एलिफेंट था, टाइगर तो था हो ही गया है देश आजादी से पहले। तो ऐसा ना हो जाए हम, अब देखिए गोरैया थी, यानी कि कितने लोग देखिए, आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी आज तक। क्योंकि क्या हो रहा है, हम जब उनके पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनका हैबिटेट, उनका जो आवास है हम उनको नष्ट कर देंगे तो हम कहां से रह पाएंगे, वो कहां से आपका लाइफ उनकी स्टेबल होगी। तो सतत पूर्णीय विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान भविष्य की प्रक्रियाओं को अपनी पीढ़ियों की आवश्यकता तक अवहेलना ना करें। यानी कि हमको अपने रिसोर्सेज को ऐसा प्रयोग करना है जिससे क्या हो, हमारा जो भी इन्वायरमेंटल हो उससे कुछ नुकसान ना हो, पर्यावरणीय क्या नहीं होना चाहिए आपका, नुकसान ना हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भी हमारी चले और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो आपका प्रोसेस आपका बना है। एक बात कर रहे हैं आपका रियो डी जनेरियो, किसकी बात कर रहे हैं, रियो डी जनेरियो। अब कह रहे हैं कि जैसे जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के एक रियो शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ। अब जून 1992 में क्या हुआ, 100 से भी अधिक देशों के जो आपके प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष थे, यानी कि प्रधानमंत्री हैं, कहीं पर राष्ट्रीय आपके राष्ट्रपति, इन सब लोग आपका मिले और ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो,
और आपको पता होना चाहिए जो ब्राजील है वो बेसिकली साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, मतलब महाद्वीप का एक देश है। ब्राजील काफी बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ब्राजील ही है उसमें। तो उसका शहर है रियो। वहां सब लोग बैठे, लोगों ने कहा भैया जिस तरह से हम पृथ्वी पर जो हमारे वन्य जीव पेड़ पौधे हैं और जैसे हम इनका प्रयोग कर रहे हैं ना, ये आने वाले कुछ समय में आपके समाप्त हो जाएंगे और मानव जीवन का संकट अस्त व्यस्त। तो हम लोगों को पर्यावरण और वन्य जीव संबंधी चीजों पर हमको विचार करना होगा और हमें पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ाना होगा, ताकि उससे जो इफेक्ट हो रहे हैं, चाहे आपका पर्यावरण नुकसान पहुंच रहा हो, चाहे हमारा ओजोन परत हो रहा हो, चाहे हमारा मनुष्यीकरण बढ़ रहा हो, चाहे हमारे वन्य जीव प्रभावित हो रहे हो, चाहे हमारे पेड़ पौधे, चाहे उसके मानव पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उसको लेकर आइए शुरू हुआ। तो कहाँ बैठ गए? 1992 में सोसादिदेक पृथ्वी के रियो सम्मेलन में बैठ गए। ठीक, अब इसका नाम भी पृथ्वी रियो सम्मेलन इसलिए पड़ा क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए। सम्मेलन का आयोजन विश्व भर में उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था कि भैया पर्यावरण को का आपका प्रोडक्शन हो जाए, सोशल आपका इकोनॉमिकल आपका डेवलपमेंट भी हो, हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। अब हमारे सामने क्या मुसीबत है कि अगर हम लोग आपका डेवलपमेंट करते हैं तो पूरा पर्यावरण खत्म, और पर्यावरण खत्म तो हम खत्म, और अगर पर्यावरण खत्म नहीं करे तो हम लोग आपका डेवलप नहीं होते, यानी कि एक दूसरे कोरिलेट हो रखे हैं। लेकिन हमको इन इसके बीच का रास्ता ढूंढना है। तो विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसे सम्मेलन को एकत्र नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र हासिल किया कि भैया जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी को हमको मेंटेन रखने के लिए एक इन्होंने अपना घोषणा पत्र बना दिया और उस पर लोगों ने सिग्नेचर कर दिए और बोल दिया कि रियो सम्मेलन में आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल की सहमति जताई। क्या बना? फॉरेस्ट प्रिंसिपल बना, भूमंडलीय वन आपका प्रिंसिपल बने, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 बना। क्या बना? एजेंडा 21। अगर क्वेश्चन पूछ ले एजेंडा 21 किससे संबंधित है तो पता हो गया ना किससे संबंधित है आपका। मुझे बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक, और इसको हमने स्वीकार कर लिया, एजेंडा 21। अब देखिए एजेंडा 21 को देख लेते। अब आपको समझ आया होगा कि जो है सम्मेलन बैठ गया था पृथ्वी में रियो जी। एजेंडा 21 को देखते हैं, ये एक घोषणा है। किसकी घोषणा है? 1992 में जो आपका ब्राजील शहर में जो आपका रियो जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, आखिर में जो ये सम्मेलन कराया था ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी उसने कराया था। उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास कार्यक्रम, UNCED, यूनाइटेड नेशन कंजर्वर ऑफ क्लाइमेट डेवलपमेंट, जो आपको चेंज करती है। ठीक, इस पर इसने एक सम्मेलन कराया है और इसने जितने भी राष्ट्रों को ये जो सम्मेलन था उन सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। किसको? एजेंडा 21 को, जो लोग वहां थे। इसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास कार्यसूची, जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों का अनुमान लगाना, पर्यावरण में गरीबी और रोग, इन सबसे निदान। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक स्थायी निकाय पर अपना स्थानीय तैयार करना, यानी कि हमको इस तरीके से सोल्यूशन निकालना है कि पर्यावरण के बिना हम क्षति पहुंचाए बिना गरीबी और रोगों का निपटान कर सकें। और हमको अपने क्या लिखा है? स्थानीय निकाय पर अपनी स्थानीय एजेंडा बनाना है। हमको लोकल एरिया में भी, लोकल कम्युनिटी में भी, लोकल चीजों में भी इस चीज को आपका डेवलप करना है और इसको देखना है। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम आपका एजेंडा 21 पर हम पर्यावरणीय समस्याओं को दूर कर सकते हैं। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी रियो शिखर सम्मेलन। ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कुछ डाउट है पूछ लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से हमने एजेंडा 21 की जो आपकी सारी चीजें थी उनको हमने गौर करके देख लिया और रिसोर्सेज पर हमने बात करी।
शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बार आप लोग से रिवीजन कर लीजिए, कुछ डाउट क्वेरी रहेगा हम लोग ले लेंगे। धन्यवाद।